my presentation on the RWA and society formation. So registration of a cooperative society or association or authority, or what is known as RWA. What are the rights of the flat buyer, home buyer, and what are the rights and duties of the builder? So section 10 of MOFA and section 11 subsection 4 and clause E of RERA also makes an obligation on the developer to form an association of authority. Now here is the, after disposing of 51%, in Maharashtra we had 60%, now it is 51%. So more than 51% flats are sold in a complex which is registered with RERA. They have to register either a society or a federation of societies, which is can be registered under the respective state law. Then a company which can be registered under companies law under section 8 or otherwise private limited or public limited as the case may be. और an apartment प्रकोष्ठा जो एमपी में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या अन्य साउथ में भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, जहां महाराष्ट्र अपार्टमेंट एक्ट मुंबई में होती है और उधर आपका छत्तीसगढ़ या एमपी अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट होती है, तो ये प्रकोष्ठ होती है. तो उस हिसाब से एक कंडोमिनियम या अपार्टमेंट एक्ट के अंतर्गत भी उसको रजिस्टर हो जाता है. और उसके बाद कई बार हमने ये देखा है कि मिनिमम हमें अपार्टमेंट एक्ट में भी 5 यूनिट लगता है, कई बार 3 यूनिट का, 4 यूनिट का बंगलो का, एक रो हाउसेस का एक कॉम्प्लेक्स बनती है. इन दैट केस वी कैन डू एन एसोसिएशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, और वी कैन डू अंडर द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट और एनी ट्रस्ट एक्ट. देन वी हैव फर्म्स, एलएलपी बन सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाती है. देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग लाइक नाबार्ड or Union Bank or any banks or these people, they themselves buy entire complex and अपना स्टाफ के लिए स्टाफ क्वार्टर्स बनाते हैं, वो भी अपने हिसाब से बनाते हैं. और उसके बाद गवर्नमेंट क्वार्टर्स होती है तो या बीएमसी होती है, वो रेंटल प्रीमाइसेस बनाती है, वो अपने पास कंट्रोल रखती है. उस हिसाब से बिल्डर से लेने के बाद भी वो अपने पास कंट्रोल रखते हैं, उस हिसाब से हो सकते हैं. एलएलपी अदर फॉर्म भी हो सकते हैं. रेरा में किधर भी ये बताया नहीं है कि वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन होना चाहिए. अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट हमें एक लोग इकट्ठा होकर अनरजिस्टर्ड बॉडी भी बना सकते हैं. हालांकि एक डिसीजन आया था एक रेरा का साउथ का, स्पेशली मुझे लगता है कि तेलंगाना का एक जजमेंट था, उसमें ये बताया गया कि आपका एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है. यदि आपका एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है, वी विल नॉट रिकॉग्नाइज यू अंडर रेरा एंड अकॉर्डिंगली you will have to get it registered, then you come as a complainant. हालांकि रेरा इसको कुछ बताती नहीं है, और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना नियम में कभी बताया कि वो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, किस एक्ट के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, कई जगह में इसको ओपन रखा गया. तो मेरा मानना है इसको कोई भी लीगल एंटिटी से आप करिए जहां एक लीगल बॉडी होना चाहिए. अभी सवाल आता है आरडब्ल्यूए एसोसिएशन अथॉरिटी क्यों बनाना चाहिए. सेक्शन 17 का रेरा का जैसा मैंने बताया, टू ऑब्टेन कन्वेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉमन एरिया, पार्किंग, बाकी का बहुत सारा कॉमन एरिया. यदि आपका मालकियत लेना है तो आपको इंडिविजुअल आदमी के नहीं दे सकते, इट हैज टू बी गिवन टू एसोसिएशन अथॉरिटी. यदि एसोसिएशन अथॉरिटी एक लीगल पर्सन नहीं होता है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता है, नॉट हैविंग ए कॉमन सील एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस, तो फिर जमीन किसको देंगे. अनरजिस्टर्ड बॉडी को देना तो गलत होगा. तो इसके लिए आप सेक्शन 17 देखेंगे, कन्वेंस ऑफ एन अपार्टमेंट एंड कॉमन एरिया टू एसोसिएशन अथॉरिटी देना जरूरी है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ओसी. उसके बाद देखिए ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जहां कॉमन एरिया मैनेज करना पड़ता है, एडमिनिस्टर करना पड़ता है, उसके लिए एक लीगल एंटिटी होना चाहिए. उसके बाद उसको एक मैनेज करने के लिए फंड चाहिए. वो फंड किस तरह से होगा, किस तरह से होगा, उसका वर्किंग कैसा होगा, कमिटी क्या होगा, इलेक्शन कैसा होगा, वो बताने के लिए भी हमें आरडब्ल्यूए चाहिए. फिर अंडरटेक सोशल, कल्चरल, क्रिएटिव. आज आपको आश्चर्य होगा कोविड-19 का जो आफ्टर इफेक्ट है, महाराष्ट्र ने कलेक्टर ने हर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग सोसाइटी को यह बताया गया, आप अपना कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉकडाउन करेंगे. ना कोई नौकर आपका घर में बिल्डिंग में है वो बाहर जाएगा, या नहीं कोई नौकर घर में आएगा, ना कोई वेंडर अंदर आएगा. आपको जो भी है गेट के अंदर ही मैनेज करना है. आपको ये भी बताया गया कि कॉमन एरिया को आप लॉकडाउन करोगे, कोई भी मैनेज नहीं करेगा. यदि कुछ करता है तो चेयरमैन सेक्रेटरी को ऊपर कार्रवाई किया जाएगा. ये कैसा हो पा रहा है, क्योंकि यदि एक म्युनिसिपल कमिश्नर या म्युनिसिपल एरिया अपना जुरिडिक्शन में जो सिटीजन को सर्विस देती है, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या आरडब्ल्यूए अपना मेंबर को अपना कॉम्प्लेक्स के अंदर
पूरी सिविक एम्यूनिटीज देती है, वेदर इट इज रिलेटेड टू वाटर, वाटर कम्स अप टू द कंपाउंड गेट ऑफ द सोसाइटी, उसके बाद अंडरग्राउंड टैंक में जाना, ऊपर जाना, हर एक फ्लैट में देना, ड्रेनेज संभालना, गार्डन संभालना, पार्किंग संभालना, जो भी एक सिविक अथॉरिटी आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स करते हैं ये इनसाइड द कॉम्प्लेक्स करती है। इसके लिए कल्चरल एक्टिविटी करना, नेशनल फेस्टिवल बनाना और ये सब अन्य जो चीज है, इसके लिए हमें RWF बहुत बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मुझे एक सौभाग्य हुआ था 2012 में, जब महाराष्ट्र हाउसिंग एंड रेगुलेशन एक्ट था, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट अमेंडमेंट हो रहा था। मैं बहुत सारा CM को मिला था, कोऑपरेटिव मिनिस्टर को, हाउसिंग मिनिस्टर को मिलता था, और ये भी मुझे भाग्य मिला कि राष्ट्रपति भवन में भी मुझे बुलाया गया क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन, हम लोगों का डेलीगेशन गए थे और उधर जो भी इश्यूज महाराष्ट्र को हाउसिंग को लेकर था, हम उस टाइम में राष्ट्रपति जो थी प्रतिभाताई पाटिल, उनका मिनिस्टर के साथ हम उधर डेलीगेशन लेके उनको समझा रहे थे। और 3 दिन मुझे एक सौभाग्य था राष्ट्रपति भवन में रहने का, और मैंने एक 40 किताब, मेरा पूरी 30 साल का अनुभव सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी को और रियल एस्टेट को लेकर है, तो मैंने एक 40 किताब लिखा था, वो मेरे फैमिली के साथ मैंने राष्ट्रपति को उस टाइम में दिया था। ये उसका तस्वीर है। इधर का पृथ्वीराज चौहान और सहकार मंत्री और बाकी लोग मेरा किताब जो डीम्ड कन्वेंस मोफा का अमेंडमेंट का था वो प्रसिद्धि किया था। और सोसाइटी फॉर्मेशन, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट हो या रेरा हो, ये बहुत जरूरी है। यदि बिल्डर नहीं करके देता है, जैसा शिल्पा मैडम ने अभी बताया, हम अंडर नॉन कोऑपरेशन भी सोसाइटी बना सकते हैं, क्योंकि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2012 में। यह बताया गया कि अंडर दिस आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट। कोई भी दुनिया का ताकत ऐसा नहीं होगा जो फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी रोक पाएगी। यदि MP या राजस्थान, यदि साउथ इंडिया, जिधर भी वो बोलेंगे हमें कॉम्प्लेक्स मैनेज करने के लिए हमें हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, तो किसी भी ताकत नहीं है इसको रोकने का, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बनाया गया। दूसरा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 43B में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट हैज टू एंश्योर वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। जबकि डेमोक्रेटिक का कंट्रोल का मतलब है अपना कॉम्प्लेक्स के अंदर वो अपना काम करेगी, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आएगा करेगा, नो, इट हैज टू बी प्रोफेशनली मैनेज। इलेक्शन कमीशन लाइक अथॉरिटी इज मैंडेटेड, इसका मतलब पूरी इलेक्शन, डायरेक्शन, कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल पूरी तरह से हर स्टेट में अभी स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी है जो ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन भी करती है। अभी सवाल आता है रेरा या मोफा, बिल्डर का दायित्व क्या है? बिल्डर का दायित्व को हम 2 प्रकार कन्वर्ट करते हैं। एक है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और दूसरा है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। जब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब जो हमारा एग्रीमेंट में जो रजिस्टर होता है उसमें क्या लिखा है, उसका कंसिडरेशन क्या है, ताबा कब देंगे, क्या क्या एमिनिटीज देंगे, ये होगा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। सवाल आता है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जो कायदा में बताया गया, ये मोफा में बताया गया, ये रेरा में बताया गया, क्या है? मोफा में 20% अमाउंट मिलते हैं, आपको एग्रीमेंट करना है, लेकिन रेरा में 10% के ऊपर आता है तो आपको कानूनी तौर से एग्रीमेंट रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज एन ऑफेंस। कंप्लीट द बिल्डिंग ऑन ऑल रिस्पेक्ट, प्रोवाइड बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कॉमन फैसिलिटीज आप प्रॉपर करिए, वाटर कनेक्शन दीजिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन दीजिए, आप इसको पूरी डिस्क्लोजर करिए, प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगा है, आपको लीगल एंटिटी को रजिस्टर करना है, और उसके बाद सेक्शन 17 के हिसाब से आपको कन्वेंस भी देना है। अभी मोफा में बताऊं कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया। यदि बिल्डर आपका सोसाइटी नहीं बना के देता है, यदि आपको कन्वेंस नहीं देता है, हम एक सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं, या हमें रजिस्ट्रार के पास, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, और हमें रजिस्ट्रार जो जिला उप निबंधक है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, वो हमें सोसाइटी बना के देता है अंडर नॉन कोऑपरेशन, मतलब बिल्डर का भी जरूरी नहीं है। उसी तरह से आपको सुन के ये भी आश्चर्य होगा, यदि बिल्डर सोसाइटी का कन्वेंस नहीं देता है, जमीन हस्तांतर नहीं करता है 4 महीने के अंदर, अभी रेरा में 3 महीने के अंदर, तो रेरा का नियम में ये बताया गया महाराष्ट्र में, आप
जिला उपनिबंधक मतलब डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्री के पास जा सकते हो, जिनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक डेलीगेशन ऑफ पावर किया है थ्रू द नोटिफिकेशन, उसके माध्यम से पूरा कॉमन एरिया का आप कन्वेंस ले सकते हो। वो रजिस्ट्रार बिल्डर और जमीन मालक के जगह में रहकर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द लैंड ओनर एंड बिल्डर वो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देता है। ऐसे उपक्रम, ऐसे अमेंडमेंट हमें महाराष्ट्र में लाया। इसके लिए मुझे राष्ट्रपति भवन में जाना पड़ा, क्योंकि उधर 4-4 आईएएस ऑफिसर, होम मिनिस्टर में अप्रूवल लेता है, उसके बाद हाउसिंग मिनिस्ट्री, बाकी का लीगल डिपार्टमेंट बहुत सारा होता है। तब हमें 10 दिन के अंदर उसको अप्रूवल लेना था। तब राष्ट्रपति भवन ने बताया कि आप इधर आइए, पूरे आईएएस ऑफिसर को आप समझाइए, क्योंकि महाराष्ट्र का नियम अलग है, इधर अलग चलती है। तो हमें जाके उनको जब समझाया राष्ट्रपति भवन में, कम से कम 15 दिन के अंदर वो मोफा का अमेंडमेंट पास हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र में है, इसको हमें देश भर लागू करना है। गुड प्रैक्टिसेस देश भर में लागू करना, मुझे लगता है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का और रेरा का एक इच्छा है। अभी रेरा क्यों आया, हमें सब मालूम है। रेरा इसके लिए आया, कुछ गलत बदमाश बिल्डर, भले रेगुलेटेड है फिर भी अनरेगुलेटेड, नो ट्रांसफर, नो इन्फॉर्मेशन, नो इजी रिड्रेसल, नो ओसी, डिमांड कैश, अकाउंट नहीं देते, फ्रॉड, चीटिंग, नो प्लान, बिल्डिंग को ऐसे ही बेचते हैं। रेरा का मुद्दे उद्देश्य है डेवलपमेंट, मुख्य उद्देश्य है रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी। यदि आरडब्ल्यू बनती है तो उधर ट्रांसपेरेंसी आएगा। 50% के ऊपर माल बिकता है, मतलब आपने 50% के ऊपर राइट एक अलॉटी को क्रिएट किया, फिर अलॉटी का भी ये अधिकार बनती है अपना अधिकार संभालना। यदि हमारा अधिकार संभालना है, कॉमन इंटरेस्ट संभालना है, तो उसको संगठन करना है। जिस तरह से एक एम्प्लॉयर को एक लेबर यूनियन बना के उसके साथ सेटलमेंट होती है, उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है यदि जो बिल्डर जिस पारदर्शिता काम करना है डिले करता है, तो उधर देखना, करना, रिपोर्टिंग लेना, एक ट्रांसपेरेंसी लाना, एक जिसको हम बोलते हैं सोशल ऑडिट करना, एक जिम्मेदारी एसोसिएशन अलॉटी का होती है। उधर चेयरमैन सेक्रेटरी बनती है, वो मीटिंग होती है, तो रिव्यू रिपोर्ट ले सकती है, बिल्डर को मिल सकता है। एक संगठित होके एक रेरा का इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा योगदान जो हमारा आरडब्ल्यूए, जो रेसिडेंट वेलफेयर बाद में आएगा, ये एसोसिएशन अलॉटी वो कर सकती है। जो रेरा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इंडिविजुअल अलॉटी कहां तक कंप्लेंट फाइल करेगा। इसमें रेरा में ये भी बताया गया कि सेक्शन 31 का जब कंप्लेंट हम फाइल करते हैं, द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड नॉट ओनली बाय एन अलॉटी, इट कैन बी ऑन बिहाफ ऑफ द अलॉटी, इट कैन बी फाइल्ड बाय द एसोसिएशन अलॉटी। मतलब एसोसिएशन अलॉटी एक अच्छे व्यक्ति को लेकर, एक एडवोकेट को लेकर, एक सलाहकार को लेकर पूरी एसोसिएशन का, पूरी कस्टमर का कंप्लेंट, एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है, स्टैंडर्ड चीज है, अपना एक ही फीस के माध्यम से एक ही मुकदम में सबका करके हम कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में, आपको यकीन नहीं होगा सर, 182 लोगों का हमने एक एसोसिएशन बनाया, 182 लोगों का हमने पार्टी बनाया, और 182 लोगों का सिर्फ 5,000 रुपए भर के हमने आदेश लिया। किधर से? महारेरा से। क्या आदेश लिया? क्योंकि प्रोजेक्ट रुका था, उसको चालू करना था। यदि बिल्डर चालू नहीं करता है, उसको रिवर्ट करिए, हम चालू करते हैं। तो हमने ऐसे एक प्रावधान किया है। मेहुल चौकसी का एक प्रखंड था 155 फ्लैट का, 54 फ्लैट्स वेर अटैच बाय ईडी। उधर बीएमसी का नोटिस लगा था, सील लगा था बिल्डिंग में। तो आपको मालूम है प्रमोटर मेहुल चौकसी वो भाग गए इंडिया से, हिंदुस्तान उसको ढूंढ रही है, भारत गवर्नमेंट ढूंढ रही है। लेकिन हमने ये जो एसोसिएशन अलॉटी बना के, तो पूरी प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करके आज उसका 95% काम हो चुका है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट है, तो उसको संगठित होना चाहिए। तो एसोसिएशन अलॉटी का बहुत बड़ा, मैं रेरा को एक मदर ऑफ रियल एस्टेट लॉ बोलता हूं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, implemented to the state legislation because it is coming under a concurrent list. Acquiring freehold right, leasehold right दोनों इस अंदर आती है, और प्लॉटेड डेवलपमेंट भी रेरा में आती है। अपार्टमेंट का मतलब जो बना है और बनने वाला है, ये पूरी चीज, रेसिडेंशियल, शॉप, गैरेज, सब कुछ इसमें आता है। फंक्शंस ऑफ रेरा, it is not only administering its own office, it is also administering the real estate project. सेक्शन 25 में पूरी प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेटर करना, एडमिनिस्ट्रेट इतना आसान नहीं है, इसके लिए उसको एक्सटेंडेड आर्म चाहिए।
एक्सटेंडेड आप रेरा ने 4 लोगों को दिया है। कौन 4 लोग? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अकाउंट देखेगा, विड्रॉल का वेरीफाई करेगा, आर्किटेक्ट प्लान बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना परसेंटेज हुआ, क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो देखेगा, इंजीनियर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, टाइमली वेल्यूएबल हो रहा है, ये तीनों प्रोफेशनल देखेगा। उसके बाद अलॉटी का संभालने के लिए एक असम अलॉटी का एक माध्यम दिया है। वो असम अलॉटी रेरा को गाइड कर सकती है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का। जुडिशियल पावर भी है, 31 में कंप्लेंट सुनना, 36, 37, 39 में फिर रेक्टिफाई करना, डायरेक्शन देना, एडवाइजरी है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव पावर है। यदि कोई जैसा कि राजस्थान में या गुजरात में, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है दे आर टेकन एज स्पेशल ऑफिसर इन द रेरा। वो यदि अलॉटी का पेमेंट नहीं मिलता है, वो जो स्पेशल रिकवरी ऑफिसर है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, उनको एक रिकवरी ऑफिसर करके वो अपना रेरा का ऑर्डर भी एग्जीक्यूट करती है अंडर सेक्शन 40 एज ए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। महाराष्ट्र में हम इसको कलेक्टर में भेजते हैं। रेगुलेटरी जो भी रेगुलेशन है वो करती है। महाराष्ट्र में एक नया रेगुलेशन लाया कि प्रमोटर्स के लिए जो भी 500 के ऊपर एक प्रमोटर का एसोसिएशन बनती है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जैसे बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो रेरा का इंप्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह से आरडब्ल्यूए एक प्रमोटर्स एसोसिएशन ऑफ अलॉटी करके अपना ग्राहकों का संरक्षण करती है, उसी तरह से मारेरा ने यह समझा प्रमोटर को भी एक कुछ ना कुछ प्रावधान देना चाहिए। इसके लिए उनका रिकॉग्नाइज करने के लिए महाराष्ट्र ने रेगुलेटरी रेरा का रेगुलेशन में, मारेरा में एक ऐसा रेगुलेशन लाया कि हर प्रोजेक्ट जो है एक ना एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए। तो इस तरह से रेगुलेशन भी लाना एक रेरा का है। इसमें अलग अलग पार्टी इन्वॉल्व है, लैंड ओनर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इसको अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल करती है। पहले के जमाने में प्रमोटर था, अलॉटी था, आज हमें एसोसिएशन अलॉटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, रियल एस्टेट एजेंट है, प्रोफेशनल है, कॉन्ट्रैक्टर, इस सब को रेरा अपने आप में एक अलग अकाउंटेबिलिटी करती है। पहले का कायदा वो प्रकोष्ठ हो, अपार्टमेंट एक्ट हो, या आपका गुजरात का हाउसिंग सोसाइटी का एक्ट हो, सर्विस सोसाइटी हो, उसमें एक बहुत बड़ा कमजोरी था, वो था एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। एनफोर्समेंट नहीं था। आज रेरा आने के बाद आपको एक एनफोर्समेंट एजेंसी है, प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया जाता है, एजेंट को रजिस्टर किया जाता है, कंप्लेंट सुनाई जाती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होती है, ट्रांसपेरेंसी किया जाता है। प्रमोटर के ऊपर इतना बड़ा ऑब्लिगेशन डाला है, आपको प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना है बिफोर सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आपको 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देना है, अपना वेबसाइट बनाना है, 70% ऑफ मनी एक रेरा डेसिंग अकाउंट में रखना है, यदि विड्रॉल करना है तो 3 प्रोफेशनल से आपको सम्मति लेना है, आपको पूरी प्रोजेक्ट का डिटेल, कस्टमर का डिटेल डालना है, सोसाइटी आपको बना के देना है। मोर देन 51% फ्लैट बेचने के बाद आप यदि डैमेजेस सेक्शन 11, 12 में ये बताया, यदि आपने गलत एडवर्टाइजमेंट किया आपके ऊपर कार्रवाई होगा। महादेव बिरला जी ने लास्ट 1-2 हफ्ते के पहले हमें पूरी लेक्चर लिया था, 73 पेज का जजमेंट महाराष्ट्र अपीलेट ट्रिब्यूनल ने किस तरह से दिया। एक गलत एडवर्टाइजमेंट करके 10-10 करोड़ का फ्लैट आज वो 7 करोड़ में बिक रहा है, लेकिन लोगों ने 2-2 करोड़ के दिया था। जब एडवर्टाइजमेंट में एक बताया था, जब डिलीवरी अलग था, तो मारेरा ने उसको बताया गया कि दिस वाज प्रायर टू रेरा सो वी कैन नॉट कंसीडर, मगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बताया कि यदि ये प्रायर टू है इट हैज ए रिट्रोएक्टिव इफेक्ट एंड देयरफॉर एज पर द सेलिब्रिटी जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट नीलकमल रियल्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2737 रिट पिटीशन के हिसाब से, उस आधार पर यदि गलत एडवर्टाइजमेंट आप रेरा आने के पहले भी दिया है तो उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो अलॉटी को पैसा लेने का पूरी अधिकार है। तो 520 फ्लैट्स में लगभग 100 लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए दिया हुआ वो वापस मांगा है। आपको छत्तीसगढ़ रेरा का एक जजमेंट है जहां स्विमिंग पूल 10 साल पहले बताया था देने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ रेरा ने बताया कि 10 साल पहले भी बताया क्यों नहीं हो, भले प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड भी न हो, लेकिन हम अथॉरिटी बन गया, हमें सुनने का अधिकार है। उन्होंने सुना 30 लाख रुपीस एक कॉम्पनसेशन या मुबदला असोई अलॉटी को देने के लिए कहा। उसके बाद वो डेवलपर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गए। जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये मुकदमा गया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुना किया। उनका पहला आर्ग्यूमेंट था एजुडिकेटिंग ऑफिसर नहीं है, जो भी कॉम्पनसेशन है वो एजुडिकेटिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है। दूसरा इनका आर्ग्यूमेंट ये था हाईकोर्ट में
कि ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है और ये 10 साल पहले का मामला है, कैसा लेंगी? ये दोनों डिफेंस को खारिज किया गया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, और उन्होंने ये बताया गया कि रेरा आया बिल्डर का मनमानी रोकने के लिए, और जो 30 लाख का जुर्माना बताया पेमेंट देने का, ये बताया क्योंकि वो स्विमिंग पूल बनाने के लिए आज के तारीख में 30 लाख का खर्चा लगने वाला, वो खर्चा मंगाया गया और वो बिल्डर नहीं बना के दे रहा है, वो आरडब्ल्यू बनाएगा। आरडब्ल्यू का जो कोटेशन आया उस कोटेशन को रेरा ने मंजूरी किया, इसके लिए ये कोई कॉम्पनसेशन है, इट्स अ कॉस्ट, देयरफॉर it was said it is an amount to be refunded as required under section 18 for not complying what was agreed upon। इस तरह से सेक्शन 12 का जो उल्लंघन जो बिल्डर करता है उनको आज रेरा का सामने करना होगा। उसके बाद 10% के ऊपर पेमेंट करती है तो आपको रेरा को रजिस्टर करना चाहिए। ये सब आरडब्ल्यूए बहुत काम में आता है। कॉमन एरिया का यदि आपको कोई बेनिफिट देखना है, आपको बिना आरडब्ल्यूए, बिना सीएचएस, बिना कोऑपरेटिंग सोसाइटी आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमारा ये मानना है कि आरडब्ल्यूए या कोऑपरेटिंग सोसाइटी रेरा के इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। सेक्शन 14 ये बोलते हैं कि 5 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी देना है, आपको प्रोजेक्ट को प्लान के हिसाब से करना चाहिए। सेक्शन 15 ये बोलते हैं 2/3 अलॉटी का कंसेंट चाहिए यदि आप दूसरा अलॉटी को दूसरा बिल्डर को हैंड ओवर करते हो तो, क्योंकि आपने एक ब्रांड बिल्डिंग बनाया है। मान लीजिए टाटा बिरला ने अपना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स शुरू किया, बुकिंग हो गया उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, उसके बाद 50%, 60%, 70% बेचने के बाद या सब माल बेचने के बाद आप बोलते हो नहीं नहीं मैं अभी लोकल कॉन्ट्रैक्ट को दे देता हूँ, ऐसा नहीं चलता है। तो अश्व अलॉटी का कंसेंट चाहिए। तो इसके लिए महाराष्ट्र ने ये बताया अश्व अलॉटी बनाओ, उधर मोर देन 2/3 अलॉटी थ्रू अश्व अलॉटी कंसेंट हो, उसके बाद ही हम ट्रांसफर करेंगे। उसी तरह से इंश्योरेंस लेना, बिल्डिंग करना, ट्रांसफर ऑफ टाइटल करना, रिफंड कॉम्पनसेशन करना, ये सब है। मोफा का जो लिंक था, आज इधर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल एक मिसिंग लिंक को फिलअप किया है। आज वो हवलदार का काम करता है, यदि कोई काम गलत होती है, सिग्नल ब्रेक होती है, तो जैसा हवलदार पेनल्टी लगाता है, आज सीसी कैमरा उनको करती है, उसी तरह से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल गलत काम को रोकने का पूरी प्रयास करती है, और उसमें मदद करने के लिए हमारे प्रोफेशनल बॉडी और आरडब्ल्यू का बहुत बड़ा काम है। राइट ऑफ अलॉटीज ऑल्सो इंक्लूड्स राइट ऑफ अश्व अलॉटीज, इंफॉर्मेशन लेना, सर्टिफिकेट लेना, कॉम्पनसेशन लेना, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, पूरी तरह से एग्रीमेंट करके लेना और बिल्डर को मदद करना, ये भी अपना ड्यूटी बनता है। फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी बनाना, इस वेरियस अथॉरिटी है, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है, रेरा है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है। बहुत बड़ा पेनल्टी है। सेक्शन 59 से 69 तक 10 सेक्शन में पेनल्टी का व्याख्या किया है। 10%, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू 10% ऑफ द कॉस्ट, बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में एक हाउसिंग सोसाइटी नागपुर में था, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट हाउसिंग सोसाइटी इसके लिए रजिस्टर नहीं किया, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था। रेरा को जब पता चला, उन्होंने 2% 6 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाया उस हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर जिन्होंने एज ए प्रमोटर अपना प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं किया था। उसी तरह से एक प्रमोटर पिरेमल ग्रुप, उन्होंने एक महालक्ष्मी के उधर प्रोजेक्ट था, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट दिया, रेरा रजिस्टर्ड था, लेकिन रेरा का नंबर इतना छोटा लिखा था, उनको 50 लाख का पेनल्टी लगाया। मेरा कहने का तात्पर्य है, उन्होंने भरा भी, मेरा कहने का तात्पर्य है पेनल्टी इतना बड़ा है रेरा में, तो लोगों को रेरा का जो कायदा है संभालना ही होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, यदि रेरा का कायदा या अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं मानते हो, आपको 3 साल का सजा भी हो सकता है, कारावास हो सकता है। तो इस तरह का चीज है, मैं ज्यादा इसमें बताना नहीं चाहूंगा। मैं इतना ही बताऊंगा कि दी आरडब्ल्यू एज ए बिग रोल टू प्ले एंड वी शुड definitely see that RW plays a major role in implementing the RERA and making it a great, service to the society, to the project, and to the flat buyer who are buying the flat.